हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक ऑन द पर्पस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज, है ना। सारे एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है सब्जेक्ट भूगोल को, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने क्लास 6 और क्लास 7 की क्रिस्प नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाइए और उसे देखिए। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया जो भी है आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें और आपकी जितने भी सुझाव हैं वो उनका जवाब हम दे सकें। तो चैप्टर नंबर 4 नाम है कृषि, और इस चैप्टर में इससे संदर्भित चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्रिया क्या होती है, तृतीयक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, द्वितीयक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, और तृतीयक में क्या क्या आती हैं। हालांकि आजकल कुछ बुक्स में आप फोर्थ टर्सरी और लाइक फोर्थली और फिफ्थ मतलब चतुर्थ और चतुर्थक और पंचमक क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि 3 दिया गया है तो हम सिर्फ 3 पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी आगे हम जब इकोनॉमिक्स अलग से कवर करेंगे तो उसमें देख लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कृषि के बारे में कि उसे किस संदर्भ में देखा जाता है भारत में। एक विस्तृत वितरण बताया गया है कि भूमि का विश्व वितरण कैसे है, फिर उसके बारे में कुछ प्रमुख प्रकार की कृषि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये स्लाइड आपके लिए ज़रूरी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अक्सर पूछ लिया जाता है। यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एक आ ही जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड होगी। हम देखेंगे उसको भी, जानेंगे कृषि तंत्र के बारे में, कैसे कृषि तंत्र जो है आज के समय में है और कैसे इसे देखा जा सकता है, कितने प्रकार की कृषि होती है, इन संदर्भ में भी थोड़ी बहुत बात होगी, और उनका थोड़ा विस्तृत जानकारी हम ऊपर देखेंगे। फिर हम पहुंचेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में, वहाँ भी हम वाणिज्यिक कृषि के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जो हमारे आसपास पैदा होती हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, और उसके बाद हम फिर पहुंचेंगे कृषि के विकास के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। कृषि के विकास के संदर्भ में चर्चा करते हुए फिर हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 फॉर्म्स, लाइक भारत का एक फॉर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म, उनकी प्रक्रिया को देखेंगे कि वहाँ किस प्रकार से कार्यान्वयन होता है कृषि का, है ना। तो ये पूरा चैप्टर का क्रिस्प रहेगा। बिना किसी बड़ी भूमिका के हम शुरू कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। एनसीईआरटीज़ की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको शुरुआत में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी के लिए दे दिया जाता है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे। गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे हैं। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ये एक सिंपल सा इंफॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए। हम हमारे लिए बस ये समझ सकते हैं कि इसे आप कनेक्टिविटी के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी उत्पाद को, है ना, हम कितने तरीके से देखते हैं, या उत्पाद के रूपांतरण को, उत्पाद को नहीं रूपांतरण को, उत्पाद के रूपांतरण को हम कितने तरीके में देखते हैं। तो इसमें उत्पाद का रूपांतरण जो होता है, जैसे कोई भी उत्पाद हम तक पहुंचता है, सपोज दैट यहाँ पे डबल रोटी की बात हुई है, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस उसने लाइक यहाँ पे बताया भी गया है कि जैसे कारखाने में जाएगा, आटा बनेगा, और फिर आटा बना के उसे कारखाने में डबल रोटी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, बिस्कुट के रूप में बनाया जाएगा। तो ये हो गया रूपांतरित प्रक्रिया। जो मुख्य था वो था गेहूं, है ना। गेहूं से जो है ये चीज़ें बनी, ऐसे ही चावल से, ऐसे ही बाकी अन्य फसलों से भी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, उत्पाद को रूपांतरित किया जाता है, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है।
जिसके फलस्वरूप कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और आर्थिक क्रियाओं को हम मुख्य रूप से 3 तौर पे बांटते हैं। अभी जो नई बुक्स आ रही हैं, मतलब नई बुक्स का मतलब है कि कुछ जो है इकोनॉमिक्स की बुक्स में इसे 5 तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन 5 चतुर्थक और पंचमक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं। आगे जब हम इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हम चतुर्थक और पंचमक को भी देखेंगे। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं, जैसा कि कहा गया है यहाँ पे। प्राथमिक क्रियाओं में क्या है कि जैसे इनका संबंध जो है वो प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है, मतलब प्राकृतिक संसाधन पैदा हुआ और जैसे का तैसे जैसे पैदा हुआ और खेतों से घर तक आ गया, बस इतनी सी बात हो गई। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे जो भारत में कृषि होती है या मछली पालन होता है या किसी चीज़ को संग्रहण किया जाता है, जैसे फलों का संग्रहण हो गया, तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक उत्पादन है, लाइक प्राकृतिक संसाधन है ना, इनका उत्पादन हुआ और उनका निष्कर्षण हुआ, उनको आप घर लेके आए, तो ये जिस क्रिया में आता है उसे प्राथमिक क्रिया या प्राइमरी क्रिया कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर्स भी बोलते हैं ना, ठीक है। इन जैसे कृषि के क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है। ऐसे ही जब इन्हीं संसाधनों का प्रसंस्करण होगा, इन्हीं संसाधनों को जो है मॉडिफाई किया जाएगा या इन्हीं कुछ और दूसरे में बदला जाएगा, इनका विनिर्माण किया जाएगा, तो ये द्वितीय क्रियाएं हो जाती हैं। और इसमें जो भी कंपनीज या कारखाने आते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे इस्पात विनिर्माण की बात हो रही है, डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना, ये सब क्या है, कपड़ा बुनने के लिए आप सबसे पहले कपास लाएंगे, है ना, तो कपास या जूट की बात कर सकते हैं, तो कपास लाएंगे, तो कपास फिर मशीनों मिल में जाएगा, वो फिर देशों में बदलेगा, मतलब आप उससे धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा बुना जाएगा, सीधे कपास से कपड़ा नहीं बुना जा सकता। तो ये जो है वो द्वितीय क्षेत्र की बात हो गई। ऐसे ही तृतीय क्षेत्र क्या है कि जो इन सब में लाइक प्राथमिक और द्वितीयक में ये सेवा कार्य प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर आपको कपास की फैक्ट्री लेनी है तो आप क्या करेंगे कि आपको मान लीजिए व्यापार करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप बैंक से, अब डायरेक्टली तो आप ओपन नहीं कर सकते, बैंक से जो है आपने एक कंपनी खोल रखी है मान लीजिए कपड़े की, तो आपने बैंक से लोन लिया, बैंक उसका बीमा कराया, फिर उसके बाद जो है उसमें उत्पादन शुरू किया, ठीक है। उसके साथ साथ आपने उसको विज्ञापन किया कि भाई ये हमारा ब्रांड है और हम इसे पब्लिश कर रहे हैं, हम इस नाम से चीज़ें दे रहे हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, वैसे मैं पतंजलि को ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या हुआ कि वो सेवा कार्य जो उसमें है, जैसे जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में जो है सेवा कार्य थे, उनको हम कहते हैं तृतीय। तो इसमें यातायात आता है, व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है और विज्ञापन जैसे क्षेत्र आते हैं। भारत में या विश्व की बात करें तो कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि ये सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कराती है, जिसमें हम फलों का, फसलों का, सब्जियों का, फूलों को उगाते हैं, या इसमें पशुपालन भी शामिल है, ठीक है। अगर हम लाइक वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कह सकते हैं कि 50% लोग जो है वो कृषि पर आश्रित हैं। और अगर भारत की बात करें तो ये अगर पूरा भारत है तो उसका 2/3 जो है, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या, या आप कह सकते हैं 66.66% लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो अभी भी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर या कहीं जगह देखा होगा, जब आप कृषि की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी जगह पर कृषि होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की स्थल आकृति उसके अनुकूल हो, वहाँ की मिट्टी अच्छी हो, वहाँ जलवायु जो है वो खेती के लायक हो। जहाँ जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, जिस भूमि पर फसलों को उगाया जाता है, वही जो है कृषिगत भूमि या कृषि योग्य भूमि कहलाती है, ठीक। अब ये है वर्ल्ड लेवल पे एक मैप दिया गया है कि विश्व में कहाँ कहाँ जो है वो कृषिगत भूमि उपलब्ध है। तो आप देखेंगे भारत में लगभग अगर हम भारत के पर्पज से देखें तो हम देखते हैं कि लगभग हर जगह, आप चाहे यहाँ चले जाएं, फिर ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग हर जगह भारत में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। थोड़ी सी जगह ये छूट जाती है ना। बाकी वहाँ भी जैसे ये पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे आप मिनरल्स मिल जाते हैं आपको, तो इस वजह से कोई असुविधा नहीं है। पूरे भारत भर में देखें तो आपको
अच्छी खासी खेती योग्य भूमि देखने को मिलती है। फिर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो राजस्थान जो थार वाला डिजर्ट वाला इलाका है वहाँ थोड़ी खेती कम होती है। तो आप देखेंगे कि भारत में जैसा कि पूरे भारत में अच्छी खासी कृषि गतिभूमि है और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश में हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कृषि प्रधान का। खेती के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि जैसे कल्चर शब्द कुछ चीज़ों में जुड़ता है तो वो उसका एक अलग अर्थ प्रस्तुत हो जाता है। जैसे एग्री में कल्चर जुड़ा तो हम बात करते हैं खेती की। ऐसे ही सेरी की बात करें तो सेरी में जब कल्चर जुड़ेगा तो हम उसे रेशम उत्पादन से लेते हैं, या यूँ कहें कि रेशम के कीटों का व्यापारिक उत्पादन अगर आप करेंगे तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सेरीकल्चर की बात हो रही है। सेम कंडीशन अगर आप पीसी के संदर्भ में जाते हैं तो ये बात आती है मछली पालन से, और या इसे आप कहें कि आपने तालाब बनाए और पोखरे बनाए, उन सब में जो है आपने अगर मछली पालन किया, और खासकर वाणिज्यिक रूप से ना, अगर ऐसे सामान्य रूप से नहीं। ऐसे ही जब आप विटीकल्चर की बात करते हैं तो ये द्राक्षा कृषि होती है, यूँ कहें कि अंगूरों की जो खेती होती है ना। ऐसे ही हार्टिकल्चर की बात करेंगे तो उद्यान कृषि या ऐसी कृषि जो किसी छोटे मोटे उद्यान में उगाई जाती है, जैसे आप कह सकते हैं सब्जियां, फूल, फल, इन सब का उगाना जो है ये है। कृषि तंत्र की बात करें तो कृषि तंत्र जो है वो बेसिकली कृषि तंत्र का मतलब है आप खेती से ले सकते हैं। ठीक है, खेती के जो प्रमुख कह सकते हैं कि कृषि के जो प्रमुख घटक हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो निवेश बीज की होती है कि मतलब आपको बीज डालना होगा, उर्वरक चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, कुछ श्रमिक चाहिए होंगे। ठीक है, इनके फलस्वरूप आप करेंगे जुताई, बुआई और सिंचाई, साथ साथ कुछ फसलों में निराई और आखिरी में जो है वो कटाई जैसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और अगर हम इनके आउटपुट या निर्गत की बात करें तो यहाँ पे आपको फसल मिलेगी, ऊन मिल सकता है, डेयरी मिल सकती है, कुक्कुट उत्पाद भी मिल सकते हैं। जैसे कृषिगत भूमि की बात कर रहे हैं तो हम पद्धति की बात करें तो हमें निवेश में मशीनरी देनी पड़ेगी, बीज देने पड़ेंगे, रसायन देना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है कि ये फसल जो है वो जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, उनको छिड़काव करेंगे, और निर्गत के रूप में आप फसल तैयार होकर आ पाएगी। तो इस समय जो है आप जैसे गेहूँ की बात करें तो हम उसमें दमाई बोलते हैं ना उसको, लाइक उसको जो थ्रेशर में लगा के निकालते हैं, तो हम यूपी में दाया जाना कहते हैं ना। ठीक है, मरना भी बोलते हैं, कुछ जगहों पे मरना भी बोलते हैं। भौतिक निवेश की बात में देखें तो सूर्य का प्रकाश मिल सकता है, वर्षा मिल सकती है, मिट्टी मिलेगी, कुछ ढाल होगी, स्लोप और तापमान। ऐसे ही ये मानवीय निवेश में तो मानव क्या क्या निवेश कर सकते हैं, भंडारण, मतलब उसको सुरक्षित रखेंगे, उसके साथ साथ श्रम चाहिए, मशीनरी चाहिए, और उर्वरक या कीटनाशक या रसायन जो भी आप कह लें। ठीक, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है कृषि का प्रकार। तो विश्व में अलग अलग तरीके से अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं, अलग अलग उत्पाद की मांग है, अलग अलग श्रम का तरीका है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो उसी आधार पे अगर हम कृषि की बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके से कृषि भी की जाती है। मुख्यतः दो रूपों में देखी जाती है, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक। नाम से ही काफ़ी कुछ जाहिर है। जैसा कि मैं बात करूं अगर निर्वाह कृषि की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कोई खेतीहर परिवार है या कृषक परिवार है, वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर खेती करे तो हम उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वो कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और फिर आमतौर पे आप देखेंगे पारिवारिक श्रम का उपयोग करेगा। ठीक है, पूरी परिवार के साथ जुटते हैं वो लोग, काम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि को अगर हम देखें तो इसे भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है पुनर्गहन निर्वाह और एक होता है आदिम निर्वाह। अब पुनर्गहन और आदिम को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वैसे इतने डीप में चीज़ें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेंगे। जब बेसिकली कोई किसान जो है वो किसी एक छोटे भूखंड पे सामान्य तरीके से औजार ले और उस पर अधिक श्रम लगा के खेती करे, तो इसे हम गहन निर्वाह कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, चावल मुख्य फसल होती है और उसके साथ साथ कुछ और फसल जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, इनमें कुछ चीज़ें बोई जाती हैं, तो वो गहन निर्वाह की बात हो गई। ठीक है,
ये आमतौर पे देखने को मिलेगी आपको दक्षिण पूर्वी एशिया और जहाँ जहाँ सघन जनसंख्या होगी वैसे मानसूनी प्रदेशों में है। मतलब भूमि कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उनकी जनसंख्या की ज़रूरतें तो पूरी करनी है। तो आप क्या करेंगे कि एक ही खेत में, मतलब एक तरफ आपने जो है गन्ना बो दिया, दूसरी तरफ आपने आलू भी बो दिया, और साथ साथ दोनों है, आलू को आपने निकाल लिया, गन्ना आपका चल रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि गन्ने के साथ सरसों बो दिया जाता है, तो गन्ना जब तक बड़ा होगा तब तक सरसों काटने वाली हो जाती है। गन्ना नालियों में बोया जाता है, नालियों में छोटे छोटे। तो ऐसी स्थिति में या गन्ने के सरसों के साथ मटर देखा होगा, तो इसे बोलते हैं आप गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह की बात करें तो बस ये है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के रूप में आप इसे देख सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जब सघन वन वाले क्षेत्र, या जहाँ मैंने बात करी थी अभी पिछले चैप्टर में भी है, पिछले क्लास की चैप्टर्स में भी बात हुई है इस विषय पे, कि सघन वन वाले क्षेत्र और जहाँ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका या दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तरी पूर्वी भारत में जहाँ भी कंडीशन ये है कि जंगल ज़्यादा हैं या वहाँ पे कृषि योग्य भूमि कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक तो यहाँ पानी ठीक ठाक बरसता है, दूसरी बात यहाँ पे जंगल है। तो हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे जंगल है तो यहाँ से जंगल काट के यहाँ पे खेती की गई। कुछ समय बाद जब ये ऊसर हो जाता है, लेकिन भूमि सही नहीं रह जाती, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे वही काम करते हैं। तब तक यहाँ नए जंगल उग जाते हैं। हालांकि ये समय लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रहेंगे। फिर ये यहाँ पे जब जंगल उग जाएंगे तो तीसरी जगह यहाँ पे खराब हो जाएगी भूमि, तो तीसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंडों को साफ कर लिया जाता है। फिर उसी राख को जो है वो मृदा में मिला लिया गया। फिर मक्का, रतालू, आलू, कसावा ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं। जब भूमि अपनी उर्वरता समाप्ति के बाद भूमि समाप्त कर देती है तो भूमि छोड़ दी जाती है और फिर कृषक जो है वो नए जगह चले जाता है। इसे कर्तन एवं दहन भी कहते हैं। मैंने चैप्टर क्लास से 7th को पढ़ाते हुए भी ये बात बताई थी। चलवासी पशु की बात, पशुचारण की भी बात हम कर चुके हैं क्लास 7th में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सहारा और अर्ध शुष्क प्रदेशों में या मध्य एशिया और भारत के भी कुछ भाग, जैसे जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, या अर्ध शुष्क प्रदेश जो भारत में है, जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, ये देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि जो चरवाहे होते हैं वो चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और वो उनका एक निश्चित डायरेक्शन होता है। एक समय में वहाँ जाके बस जाएंगे, फिर वहाँ पे अपने पूरे पशुओं के साथ रहेंगे, और उसके बाद फिर एक समय बाद फिर वापस आ जाएंगे, या ऐसी स्थिति बनेगी। तो वो निश्चित मार्ग पे घूमते रहते हैं। इस गतिविधि में अगर जलवायविक बाधाएं और भूभाग में की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं, ऐसी गतिविधियां जो है इसी कारण होती हैं। तो इसमें पशुचारक, या जिसे आप कहें कि चरवाहे, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं, और उनसे जो चीज़ें मिलती हैं जैसे दूध, मांस, ऊन, खाल, और ये उनसे रिलेटेड जो अन्य उत्पाद हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। अब हम बढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि की ओर। तो सीधी सी बात है, वाणिज्यिक का मतलब है, आप विक्रय से लगा सकते हैं कि जिस फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाए, वो कह सकते हैं उसे वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इसमें एक बड़ा क्षेत्र होता है जिस पे काम किया जाता है, फिर साथ साथ अधिक पूंजी का भी उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम काम जो होगा वो आप मशीनों से करेंगे, क्योंकि अगर मानव द्वारा करेंगे तो काफ़ी समय लगता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि जैसा मैंने बताया कि बड़े क्षेत्र में किया जाता है, तो थोड़ा कम पॉसिबल है उतने बड़े क्षेत्र में करना। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीनें होती हैं उनको। ठीक है, इसमें अनाज कृषि भी होती है, मिश्रित कृषि भी होती है, और रोपण वाली कृषि, मतलब रोपा जाना भी शामिल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये बेचने के उद्देश्य से ही लाई जाती हैं। तो गेहूं और मक्का ये सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब ये बड़े फॉर्म्स में फैले हुए हैं और विरल आबादी वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ठंड होती है यहाँ पे, जो कई बार इसे बाधित करती है, और एक ही फसल उगाई जा सकती है। मतलब दूसरे फसल के समय इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि वहाँ वो फसल उगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मिश्रित कृषि की बात करें
तो भोजन के लिए और चारे की फसल उगाने के लिए भी किया जाता है। साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फार्म है, तो एक तरफ आपने फसल बो दी, दूसरे तरफ आपने यहाँ पे जानवर पाल रखे हैं, और इधर आपने उन जानवरों के लिए चारा बो दिया। तीसरी तरफ जो है आपने इधर मछली पालन भी कर लिया, और यहाँ से भी आप यहाँ आप रह रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और ये सारा आपने यहाँ पे बुवाई कर दी। तो ऐसी स्थिति में ये मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो ये देखने को मिलती है यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और दक्षिण अफ्रीका में ये आमतौर पर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं रोपण कृषि की, ठीक है। तो जैसे हमारे पास रोपण कृषि में सबसे प्रमुख फसल है केला, ठीक है, कहवा, इन सब का प्लांटेशन होता है। ये भी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं और केवल एकल फसलें होती हैं, मतलब एक समय में एक ही फसल उगाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आमतौर पे ये जहाँ होती हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, मतलब वहाँ पानी की ज़रूरत होती है मैक्सिमम टाइम में। तो ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, उनका देख रेख बराबर करना पड़ता है, प्लस जितना श्रम उतनी ही पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास जैसी फसलें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों या कारखानों के निकट ही किया जाता है, ठीक है। या तो इतना अच्छा परिवहन जाल हो, ठीक है, इतना अच्छा परिवहन जाल हो कि जैसे मान लीजिए कि आपका केले का आपका बगीचा है, तो वहाँ से, हालांकि आम है ना, यहाँ पे आम भी जोड़ सकते हैं। तो आम के प्लांटेशन आपने एक बार कर दिए, वो एक लंबे समय तक बगीचा है, वहाँ से आप हर साल जो है वो आम को निकालते हैं। फिर आप परिवहन के माध्यम से आप उसे नियरेस्ट मार्केट में पहुँचाते हैं, और वहाँ से उससे आपको जो भी धन प्राप्त होता है। रोपण कृषि जैसा मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में देखने को मिलती है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय देखने को मिल जाती है। मुख्य फसलों की बात करें अगर हम, ठीक है, तो चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से उसकी आपूर्ति के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे फसलों की। तो फसल आधारित कृषि जो है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा ये प्रमुख खाद्य फसल मानी जाती है। इसके अलावा जूट और कपास भी कुछ रेशेदार फसल है। चाय और कहवा की बात करें तो ये पेय फसलें हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इनको। चावल की बात करें तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। खास बात यह है कि इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, ठीक है, आर्द्रता खूब चाहिए, वर्षा की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, इसे एक ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जो जल रोकने की क्षमता रखती हो, मतलब कह सकते हैं आप चीकायुक्त या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कुछ हद तक काली मिट्टी भी बोला जाता कह सकते हैं आप इसे। चाइना में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है। अब बात करते हैं कि इसे जल की ज़रूरत बहुत होती है ना, इसलिए चीका मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र इसके बाद क्रम से हैं, मतलब दूसरे नंबर पे भारत है। अगर हम भारत में बात करें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे चावल की खेती खूब होती है, वहाँ के प्रमुख फसलों में है। बांग्लादेश में एक वर्ष में भी 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल में भी किया जा सकता है। दूसरी मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है। मध्यम तापमान, वर्षा और कटाई के समय तेज़ धूप, क्योंकि यहाँ पे पकने की ज़रूरत होती है, अगर तेज़ धूप नहीं रहेगी तो फसल पकेगी नहीं। तो इसका विकास जो है वो सुपवाहित दोमट मिट्टी में किया जाता है, दोमट मिट्टी में किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत होती है। भारत में अगर बात करें तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। मिलेट आमतौर पे मोटे अनाज के रूप में जाना जा सकता है, मोटे अनाज कह सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना। तो ये सब मोटे अनाज वाले फसलें हैं। ऐसी फसलें कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान। दूसरी बात यह है कि इनके पकने के लिए सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त आवश्यकता, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो भारत में प्रमुख फसलें हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके और उत्पादक देश हैं। मक्का की बात करें तो मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप, ठीक है। सुपवाहित उपजाऊ मृदा की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, और ये उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चाइना
भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। ठीक है, मक्के को कॉर्न के नाम से जाना था, आपने सुना होगा, पॉपकॉर्न। मूवी देखने गए होंगे तो खरीद के खाया होगा, या आप चलते फिरते भुट्टा खाते ही होंगे। कपास की बात करते हैं। वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 या 210 पाला रहित दिन, मतलब इसका जो टर्म है 210 पाला रहित। पाला गिरने से दिक्कत होती है, मतलब पाला गिरने से ये फसल खराब हो जाती है। और तेज चमकीली धूप। काली या जलोढ़ मृदा, जहाँ पानी रुका रहे तो ऐसी जगह सर्वोत्तम है इसके लिए। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र इसके अग्रणी देश हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल यही है, बिना इसके काम होना नहीं है। पटसन की बात करें, ठीक है, जलोढ़ मृदा जरूरत पड़ेगी इसके लिए, और उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, सुनहरा रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। लाइक यूपीएससी तो कभी ऐसे उल जुलूल प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन यूपी पीसीएस में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में देखने को मिलती है, और भारत और बांग्लादेश जो है वो इसके अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, कॉफ़ी की बात करते हैं, जरूर आपने कहीं ना कहीं पी होगी। तो गर्म और आर्द्र जलवायु, और दूसरी बात अपवाहित सुअपवाहित दोमट मृदा की जरूरत पड़ती है इसके लिए। पर्वतीय ढाल का क्षेत्र हो तो सबसे अच्छा है। ब्राज़ील काफ़ी उत्पादक में है, इसके अलावा कोलंबिया और भारत है। भारत में बात करें तो आपने देखा होगा असम, है ना, पूरा क्षेत्र ही काफ़ी का है। कुछ हद तक कर्नाटक में भी उगाया जाता है। चाय पेय फसल है भारत में। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, और दूसरी बात यह संवितरित वर्षा की ज़रूरत होगी, मतलब पानी चाहिए, जैसा कि उसमें सुपवाहित दोमट मृदा चाहिए थी यहाँ भी, और ढाल होनी चाहिए यहाँ भी। तेज ढाल नहीं हो, मतलब पर्वत ना हो, लेकिन मंद ढाल होने की ज़रूरत है। पत्तियों के चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब मानव श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। मशीनों का यूज, अब मशीनों से पत्तियां नहीं चुनी जा सकती उतने सुचारू रूप से, तो ज़रूरत पड़ती है अधिक श्रमिकों की, तो मानव श्रम ज़्यादा लगता है। बात कर लेते हैं कृषि के विकास के बारे में। तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार भी बहुत सारी प्रयास कर रही है, विश्व सरकारें भी बहुत सारा प्रयास कर रही हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ तरीके अपनाए गए हैं, जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर दिया जाए जहाँ बोया जाता है, एक समय में कई फसलें बोई जाएं, या बहुफसलीय खेती जिसे कह सकते हैं, मिश्रित ना। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, और वहाँ भी पानी पहुँचाया जाए जहाँ अभी तक उपज नहीं होती रही है ये पानी की वजह से। ठीक है, उर्वरकों का समुचित उपयोग कर लिया जाए, और हाई यील्ड जो है बीजों का उपयोग किया जाए जो उच्च उपज दें, है ना। आपने देखा होगा कि 90 डेज वाला चावल, लाइक 90 डेज वाले धान, ठीक है, और जो है 120 के बजाय पहले 120 दिन में होते, तो अभी उसे जो है टर्म कम कर दिए जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका विकास किया जा रहा है। उसका एक जो चरम लक्ष्य है वो ये है कि खाद्य सुरक्षा किसी तरीके से सुनिश्चित करनी है, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। कृषि के विकास की बात करें तो विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। ठीक है, अधिकतर जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, है ना, तो ज़रूरत ज़्यादा है। छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और बड़ी जोतों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाणिज्यिक कृषि के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाणिज्यिक कृषि बड़े तौर पे देखने को मिलती है। आगे दिया गया है 2 फॉर्म के बारे में, जिसमें एक भारत का है और एक यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इनका अध्ययन दिया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टडी तौर पे, और विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानने के लिए। तो कभी आपको जो है विकसित और विकासशील देशों की कृषि के मध्य के स्टडी ऐसे पूछी जाए, मान लीजिए अंतर पूछ लिया जाए, तो इसमें आप मेंस में लिखने के लिए काम आ सकता है, इसलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। अधिक उपज देने वाले बीजों को वर्ष के एकांतर पर खरीद लेता है, और भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, मतलब गेहूं या चावल
और दालें उगा लेता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेत जोतने की परंपरागत विधि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। खेतों के समूह पर नलकूप है, जिसे ज़रूरत के हिसाब से वो भाड़े पर लेता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसके पास 2 भैंसें हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं। तो शहर के निकट जो सहकारी भंडार है, वहाँ पे अपना भैंसों का दूध बेच देता है और वह वहाँ का एक सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके गांव के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक उपयोगों, कृत्रिम गर्भाधान के संदर्भ में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी देता है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। इस संदर्भ में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसे। वहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस मेन में लिखने के लिए आ जाते हैं कि इसका उपयोग और बाकी सारी चीज़ें। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार की सुविधा की कमी होती है, इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के कुछ वर्षों में सरकार ने भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ से जैसे जो भी कदम उठाए जाते हैं, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उन पे आपको लगातार निगाह बनाए रखनी होगी। वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दोनों में, मतलब पीसीएस और यूपीएससी में भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पे देखें तो भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, एक प्रारूपिक फॉर्म जिसे 250 हेक्टेयर, अभी वहाँ 1.5 हेक्टेयर था, तो यहाँ 250 हेक्टेयर है। सामान्य रूप से किसान जो है वो फॉर्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाई जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम स्थित क्षेत्र में अयोवा राज्य में एक किसान जो हारून के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरी कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें पहले उनके दिमाग में रहता होगा ना कि ऐसा करेंगे, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। समय समय पर वह मृदा परीक्षण के लिए मृदा नमूनों को प्रयोगशाला में भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ठीक है, जीपीएस भी कह सकते हैं आप। मैपिंग, जीपीएस मैपिंग आजकल की जा रही है बहुत ज़्यादा। ड्रोन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसे आप ड्रोन मैपिंग भी बोल सकते हैं। यह रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर के उपयोग से कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं को करता है। मतलब ये सारी चीज़ें वो मशीनीकृत है। मतलब जो वहाँ पे वो परिवार के साथ कर रहा था भारतीय किसान, ये सब मशीनीकृत काम कर रहे हैं। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेज दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर की तरह। मुख्य बात यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जब वहाँ पे जो फॉर्म है बड़े हैं, तो वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा बनस्पत जो है इंसानों के, या यूँ कहें मानवीय श्रम के। ठीक है, तो वहाँ पे जो किसान होगा वो आमतौर पे काम करेगा एक व्यवसायी की तरह। उसका जो मुख्य काम होगा वो कह सकते हैं कृषि को उसने व्यवसाय के रूप में अपनाया है। और खेतीहर किसान जो है निर्वाह टाइप का काम करता है कि उसका जीवन यापन ढंग से हो जाए। तो ये इस पूरे चैप्टर का क्रिस्प रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसको पूरा देखिएगा। अगर इसमें कुछ असुविधा होती है तो आप हमें सूचित करेंगे। उम्मीद है मैं उसको और बेहतर तरीके से डाइल्यूट करके आपको बता पाऊँगा। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।